जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जा तू भी कहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी कहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तस्वीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है। खाली देखा उसे भर डाला, खाली देखा उसे भर डाला। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। खिला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के बेवन हार तुम्हीं, मेरी नैया के बेवन हार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी,
अखियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ चलो जी। सरकार तुम्हीं से है। वेरी गुड आफ्टरनून जी, की हाल चाल। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं आप सभी के, कैसे हैं आप लोग? मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार और तुम्हीं से है। चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून पिंकी, गुड आफ्टरनून सोनी, गुड आफ्टरनून निशांक, गुड आफ्टरनून ऋषभ, अक्षय, वंश, नवीन, उसके बाद तत्सुमी। सर व्हेन जीएसटी विल स्टार्ट प्लीज? जीएसटी स्टार्ट होगा जी अप्रैल में, मतलब मार्च के एंड में, अप्रैल में स्टार्ट होगा जी। गुड आफ्टरनून मोहित, गुड आफ्टरनून शिवानी, वेरी गुड आफ्टरनून जी। चलो आ जाओ फटाफट, सारे के सारे बच्चे आ जाओ। अब यहाँ पे आज हमें कैपिटल गेन की रिवीजन पूरी खत्म करनी है जी, ठीक है। फाइनली आज हम कैपिटल गेन अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। कैपिटल गेन नहीं बल्कि 2 चैप्टर आज हम खत्म करेंगे। कैपिटल गेन भी आज हमारा खत्म होगा और अदर सोर्स भी आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज ये 2 चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन बैंक आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी आप साथ में ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। अब आपसे ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं कैपिटल गेन के हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है हो जाएंगे आपसे, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किए, होमवर्क दिए थे आपको मैंने, उसको भी हमने थोड़ा बहुत क्लास में डिस्कस किया। बाकी जितने भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक में हैं वो एक बार आपने ट्राई करने यहाँ पे स्टार्ट करने हैं। अब कल की क्लास में जो है, कल की क्लास में हम अपना चैप्टर हाउस नहीं, कल तो हमारा डाउट सेशन है, ठीक है ना। कल हमारा डाउट सेशन है। कल मैं आपके डाउट्स लूंगा कौन कौन से, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लूंगा, एक मैं रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर के डाउट लूंगा, उसके बाद फिर एक मैं तुम्हारे कैपिटल गेन और अदर सोर्स के, इनके भी कल वाली क्लास के अंदर मैं डाउट्स ले लूंगा आपके। और कल का जो हमारा डाउट सेशन है, कल जो होगा वो शाम को होगा, ठीक है ना। कल जो होगा वो शाम को होगा। टाइमिंग एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कंफर्म कर दूंगा। आप ये मान के चलो कि टाइमिंग जो होगी वो 3 से 4 के बीच में होगी, मतलब टाइमिंग जो होगी वो 3 से 4 के बीच में होगी। एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा कि हमारा डाउट सेशन जो है वो कितने बचे हैं, मतलब 3 से 4 के अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो, क्योंकि उससे पहले मेरे रेगुलर बैच की क्लासेस हैं तो मैं 3 से 4 के अराउंड ही आपका रख पाऊंगा, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब कैपिटल गेन में क्या क्या हमारा बैलेंस बचा हुआ है तो आपको मैं बता देता हूं जी। कैपिटल गेन के अंदर एक तो हमारा सेक्शन 54 की सीरीज, ये हमारा बैलेंस बचा है। मैं उम्मीद करता हूं कल आपने ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लिए होंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले थे। तो एक तो हमारा ये सेक्शन नंबर 54, इसको हमें रिवाइज करना है, जो हमने रेगुलर बैच में समझा था उसको हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर इसको रिवाइज करने के बाद फिर हमारा यहां पर पॉइंट बैलेंस बचा हुआ है। इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट क्या लेते हैं, एक बार हमें इसको भी देखना है, ठीक है ना। इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट क्या लेते हैं, एक बार हम इसको भी देखेंगे। फिर शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले केस में कॉस्ट क्या लेते हैं, उसको भी हम देखेंगे। ये पॉइंट भी हमारा बैलेंस बचा हुआ था। और देन फिर आपका एक पॉइंट हमें यहाँ पे और डिस्कस करना है, जो हमारा डीम्ड डिविडेंड वाला पॉइंट अदर सोर्स के अंदर बैलेंस बचा है, सेक्शन 222A से लेकर 222F तक। और जो 222F है ये अभी नया इंसर्ट हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि इस बार के एग्जाम में इसमें से कंफर्म क्वेश्चन बनने की मुझे उम्मीद लगती है। तो इस बार डीम्ड डिविडेंड में से क्वेश्चन पक्का बनेगा, और जो डीम्ड डिविडेंड में से क्वेश्चन बनेगा वो 222F का बनेगा, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 222F वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा, बस ये पर ध्यान देके चलना जी, ठीक है। चलो
अब एक बार पहले ऐसा करते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन नंबर 54 जो है, एक बार उसकी सीरीज को हम रिवाइज करते हैं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर मैं सेक्शन 54 की सीरीज की बात करता हूं ना, आप सब जानते हो सेक्शन 54 की सीरीज जो है वो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन की है। अब कैपिटल गेन की एग्जम्पशन का मतलब क्या है, याद करो अभी तक हमने कैपिटल गेन में दो तरह के कैपिटल गेन किए, या तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे। अब ये बातें तो आपको पता लग चुकी होंगी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे होते हैं या तो वो हमारे 112 वाले होते हैं या वो 112A वाले होते हैं। अब 112A वाले केस में नॉर्मली सेक्शन 54 की इतनी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, मेनली जो 112 वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उस पे 54 की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। अब कैपिटल गेन में 54 की एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, वैसे तो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, तुम सब जानते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेबल होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारे टैक्सेबल होते हैं तो या तो वो 12.5% से टैक्सेबल होते हैं या वो टैक्सेबल होते हैं 20% से, वो डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसफर कब किया। अगर ट्रांसफर आपने 23 जुलाई से पहले किया तो वो टैक्सेबल जो होंगे वो हमारे टैक्सेबल होंगे 12.5% सॉरी 20% से। अगर आपने ट्रांसफर किया 23 जुलाई 24 है उसके बाद तो वो टैक्सेबल होंगे 12.5% से। फिर अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूंगा तो या तो उस पर 15% लगेगा ट्रिपल बने वाले पर, या 20% लगेगा। अगर वो ट्रिपल वाले नहीं है तो फिर नॉर्मल स्लैब रेट जो होंगे वो शॉर्ट टर्म वाले केस में एप्लीकेबल होंगे। अब गवर्नमेंट सेक्शन 54 में कहना क्या चाहती है वो सुनो। तो गवर्नमेंट 54 में कहना चाहती है कि हम तुम्हारे सभी के सभी कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे जी। मैं दोबारा बोल दूंगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि हम तुम्हारे सभी के सभी कैपिटल गेन जो है वो एग्जम्प्ट कर देंगे, 1 रुपया भी हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तुम्हारे कैपिटल गेन पे, अगर तुम्हारे कैपिटल गेन 54 में कवर हो जाते हैं। ये जो बच्चे वहां पे बातें कर रहे हैं, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे यही तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारे पेपर में आएगा, ठीक है ना। तो आप वहां पे परिवार मत बनाए अपना यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब का परिवार किसी काम नहीं आएगा, ना वो तुम्हारे पेपर में साथ बैठा होगा ना वो तुम्हारे वहां पे रिप्लाई करेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फ्री के कंटेंट की वर्थ नहीं होती, ये मुझे कई बार चुभता है और तभी आराम से बच्चे बातें कर लेते हैं। अगर यही तुमने 4,000 रुपए दिए होते ना, फास्टैग बैच के 4,000 रुपए तुमने दिए होते तो तुम बिल्कुल तीर की तरह सीधे बैठते, बिल्कुल एकदम। तो सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गवर्नमेंट ने बोला कि हम तुम्हारे एग्जम्प्ट कर देंगे, मतलब चाहिए इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है हम तुम्हारे एग्जम्प्ट कर देंगे, हम तुम्हारे कैपिटल गेन पर 1 रुपया भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अब कैपिटल गेन पर 1 रुपया भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ने बोला क्यों चार्ज नहीं करेंगे, अगर तुम सेक्शन 54 में कवर हो जाते हो। तो सेक्शन 54 में ना कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस हैं। अब सेक्शन 54 ना वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी सीरीज है, वैसे बहुत लंबी चौड़ी सीरीज 54 है, 54B है, 54D है, 54G है, 54GA है, 54EC है, 54EE है, तो बहुत लंबी चौड़ी सीरीज जो है वो सारी की सारी 54 की है और वो सारी सीरीज 54 की सीरीज निकल के आती है। बट सारी सीरीज हमारे सिलेबस में किसी काम की नहीं है। 5 सेक्शन 54 के जो है वो हमें डिस्कस करने हैं और हमें कोई डिस्कस नहीं करना। अब 5 सेक्शन कौन कौन से डिस्कस करने हैं, तो एक तो मैं डिस्कस करना है 54, एक 54B, एक 54D और एक 54EC और एक 54F है। अब बच्चा ये बात कर रहा है सर आपने चारों को अलग लिखा है और इसको आपने अलग लिखा है, इसका कोई रीजन है? आंसर इज यस। याद करो जो बच्चे रेगुलर बैच के होंगे वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि ये चारों सेक्शन कुछ अलग बात कहते हैं और ये सेक्शन कुछ अलग बात कहते हैं। बट पहले सेक्शन 54 की सीरीज का ना करक्स समझो कि 54 सीरीज का करक्स क्या है, क्योंकि अगर तुम एक बार करक्स समझ लोगे फिर मैं तुम्हें 1-2 एग्जाम्पल करवा दूंगा, तुम्हें ये डायग्राम समझा दूंगा, फिर तुम्हें 54 की सीरीज में कभी लाइफ में डाउट नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है जी। तो पहले 54 की सीरीज का ना करक्स समझो कि 54 की सीरीज का करक्स क्या निकल के आता है। पूरे के पूरे सेक्शन 54 की सीरीज का एक ही करक्स है, मतलब जितनी भी हमारी सेक्शन 54 की सीरीज है उस पूरी सीरीज का ना एक ही करक्स है। क्या करक्स निकल के आता है? सेक्शन 54 की सीरीज ये बात कहती है कि अगर किसी पर्सन ने कोई स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है, अगर किसी पर्सन ने कोई स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है और उस स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट की ट्रांसफर पर उसको कैपिटल गेन आए हैं, अगर किसी पर्सन ने कोई स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है
सर कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड वो कौन सी होगी, वो तुम्हें उस सेक्शन में दिया होगा। जैसे कि सेक्शन 54 में दिया हुआ है रेजिडेंशियल हाउस, कि आपने बेचना जो है वो रेजिडेंशियल हाउस बेचना है। सेक्शन 54B में दिया हुआ है एग्रीकल्चर लैंड। 54EC कहता है तुम कुछ भी बेचो। 54EC कहता है जो लैंड, सॉरी 54EC कहता है तुम लैंड और बिल्डिंग बेचोगे, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, 54EC मिलेगा। 54F कहता है तुम कुछ भी बेचो, तुम कोई भी कैपिटल एसेट बेचो, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। तो कौन सी एसेट ट्रांसफर करनी है वो उन सेक्शन में आपको दिया होगा। तो अभी के लिए मैं वर्ड यूज करके चल रहा हूं कि अगर आपने कोई भी स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है और उस स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट की ट्रांसफर पर तुम्हें कैपिटल गेन आ गया, तो वैसे तो वो कैपिटल गेन टैक्सेबल है। हमने पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी टैक्सेबल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भी टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट अब क्या कहना चाह रही है कि जो तुम्हारा स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट की ट्रांसफर पर कैपिटल गेन आया, हम ये सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। हम ये सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। कब? अगर आपने इस कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपने इस कैपिटल गेन को स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। सर स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर दिया तो कौन सी स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट में, वो भी तुम्हें उसमें सेक्शन में दिया होगा कि तुम्हें इन्वेस्ट कहां करना है। जैसे 54 में लिखा है कि तुम्हें घर बेच के घर ही खरीदना है। 54B में लिखा है एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदनी है। 54EC में लिखा है लैंड बिल्डिंग बेच के तुम्हें स्पेसिफाइड कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। 54F कहता है कुछ भी बेच के तुम्हें घर ही खरीदना है। 54D कहता है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब तुम्हारे पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, तुमने वो बेच के तुम्हें कमर्शियल बिल्डिंग खरीदनी है। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि हर सेक्शन में ना लिखा हुआ है कि बेचना क्या है और खरीदना क्या है। तो अगर आपने ये बेचा और इसको बेच के जो गेन आया, ये गेन वैसे तो टैक्सेबल है, बट हम इस गेन को एग्जम्प्ट कर देंगे। कब? अगर ये गेन तुमने इन एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर ये गेन तुमने यहां पे इन्वेस्ट कर दिया तो पिछले वाला गेन हम तुम्हारा एग्जम्प्ट कर देंगे। वो ये बात कहना चाह रहे, क्या मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं आपको? तो सिंपल सी वो कहना चाह रहा है भाई ये बेचा हो, क्या बेचा हो? जो सेक्शन में दिया हो, ये बेचा हो, इसको बेच के तुम्हें गेन आया हो। वैसे तो वो गेन टैक्सेबल होता है, बट हम ये गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। कब कर देंगे? अगर इस गेन को तुम इस स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दोगे। तो अगर इस गेन को तुम इन स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर दोगे तो जो पिछले वाला तुम्हारा गेन होगा वो सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा जी। बच्चा कह रहा है ठीक है सर। तो बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ कितना एग्जम्प्ट होगा? सारा गेन एग्जम्प्ट होगा। सर मतलब समझा नहीं। मतलब ये तुमने एक एसेट बेची, एसेट को बेच के तुम्हारा गेन आ गया 80 लाख रुपए। वैसे तो 80 लाख रुपए टैक्सेबल है, बट गवर्नमेंट करी हम 80 लाख रुपए छोड़ देंगे। हम 80 लाख रुपए 1 रुपए भी टैक्स नहीं लेंगे अगर तुम इस 80 लाख रुपए को नई एसेट में इन्वेस्ट कर दोगे। कौन सी नई एसेट में इन्वेस्ट कर दोगे? जो उन सेक्शंस में दी होगी। सर मैंने इन्वेस्ट कर दिया 100 लाख रुपए, तो अगर 80 लाख तुम्हारे गेन है, तुमने 100 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो सारे 80 लाख एग्जम्प्ट है। सर हमने इन्वेस्ट कर दिया 80 लाख रुपए तो सारे 80 लाख एग्जम्प्ट है। सर इन्वेस्ट किया 70 लाख एग्जम्प्ट है, 10 लाख टैक्सेबल। सर इन्वेस्ट किया 50 लाख तो 50 लाख एग्जम्प्ट है, 30 लाख टैक्सेबल। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कैपिटल गेन के अमाउंट के बराबर है या उससे ज्यादा है तो सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। पर अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन के अमाउंट से कम है तो जितना तुमने इन्वेस्ट किया होगा फिर उतना एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। तो एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया सर जो ये हमें इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट हमें कभी भी करना है? नहीं। याद करो आपको मैंने सेक्शन 54 के अंदर भी कहा था हर सेक्शन में एक टाइम पीरियड है। जैसे 54 में लिखा है कि तुमने जो घर बेचा, घर को बेच के जो गेन आया, उस गेन से जो तुम्हें घर खरीदना है वो 2 साल के अंदर अंदर खरीदना है। वो 2 साल के अंदर अंदर खरीदना है। और अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जानी चाहिए। या इवन अगर आपने ट्रांसफर की डेट से 1 साल पहले भी कोई घर खरीदा होगा तो भी हम मान लेंगे तुमने इस कैपिटल गेन से ही खरीदा है। तो मतलब एक लिमिट है कि वो इन्वेस्टमेंट तुम्हें इतने टाइम के अंदर करनी है। ज्यादा है तो लॉस आएगा क्या? मतलब क्या?
लॉस क्यों आएगा? नालायक, लॉस कैसे आ जाएगा? तुम्हारा गेन तो आ ही चुका है। अब तुम्हारा गेन आ चुका है, उस गेन को एग्जम्प्ट करने की बात कर रहे हैं। अब तुमने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया तो सारा गेन एग्जम्प्ट होगा ना। अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे कैपिटल गेन के बराबर है या ज्यादा है तो सारा गेन एग्जम्प्ट है। अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट अगर कैपिटल गेन से कम है तो जितना तुमने इन्वेस्ट किया होगा वो एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है जी। अब एक बच्चा कहता है सर प्लानिंग हो सकती है। मैं कहा कैसे प्लानिंग हो सकती है? सर मान लो मैंने वो स्पेसिफाइड एसेट बेची, ठीक है सर, मुझे गेन आ गया सर, गेन मुझे एग्जम्प्ट करवाना है सर, गेन को मैंने स्पेसिफाइड एसेट में लगा दिया तो सर पिछले वाला गेन एग्जम्प्ट हो गया तो सर क्या हुआ? एग्जम्प्ट हुआ। अब जो मैंने नई एसेट खरीदी मैंने वो बेच दी क्योंकि मेरे को ये था कि एक बार खरीदनी तो है, तो मैंने खरीद लिया फिर बेच दिया। तो आपको बता दूं वहां पर भी लॉक-इन है, कि जो तुम नई एसेट एक्वायर कर रहे हो तुम इतने टाइम से पहले उसको बेच नहीं सकते। अगर इतने टाइम से पहले बेच दोगे ना तो जो तुम्हारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुए थे वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। हर सेक्शन में अलग अलग है। 54 मेरे से लिखा है 3 साल। अगर आप अपने नोट्स चेक करोगे तो उसमें नहीं लिखा हुआ, बट प्रैक्टिकली बता रहा हूं हर सेक्शन में अलग अलग लिमिट है। जैसे 54 में लिखा है 3 साल से पहले तुम उसको बेच नहीं पाओगे जो तुम्हारी नई एसेट है। तो मतलब ये मत सोचना कि गवर्नमेंट कुछ भी करके तुम्हारे, गवर्नमेंट अगर भाई साहब अगर कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर रही है ना तो वो लोड्स ऑफ कंडीशन लगाएगी वहां पे। वो तुम्हारे कैपिटल गेन तुम्हारी वजह से एग्जम्प्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट चाहती है बस वो पैसा वेस्ट ना हो, वो पैसा इन्वेस्ट हो जाए। तो हम अपना टैक्स छोड़ने को तैयार हैं अगर तुम उस पैसे को इन जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे। तो अगर तुम इन जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो एक बात बताओ, आप जब बेचोगे तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो वैसे ही कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। जब मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर लैंड तो मैं बात कर रहा हूं अर्बन की। खरीद तुम कोई भी लो, बेचनी जो होता है वो तुमने बेचनी है अर्बन, क्योंकि रूरल तुम बेचने पर तो वैसे ही कैपिटल गेन नहीं कमाओगे ना, तो उसको बेचने पर तो वैसे ही कैपिटल गेन की बातें नहीं होंगी, तो वैसे ही कैपिटल गेन की बातें नहीं होंगी तो बात ही खत्म हो गई फिर तो वहां पे। तो सिंपल सा पॉइंट मेरे बच्चे यहां पे निकल कर है कि हर सेक्शन में आपको बता देता हूं ये आपको टेबल जो है ना, ये टेबल आपको एक बार रीड करनी है। ये देखो ये पूरी टेबल है, मैं तुम्हें समझा देता हूं टेबल पढ़ते कैसे हैं। जैसे तुम्हें एक टेबल पढ़ के बता रहा हूं 54, ये पढ़ के बता रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारी सेम वैसे ही हैं। जैसे पहली बात, ये सेक्शन मिलेगा इंडिविजुअल एचएफ को, मतलब एग्जम्पशन सिर्फ इनको मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। कंपनी पार्टनरशिप फर्म इनको नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी। फिर क्या ट्रांसफर करना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब घर, और वो घर कौन सा हो? लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म ना हो। शॉर्ट टर्म अगर होगा तो 54 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, लॉन्ग टर्म वाले केस में मिलेगी। क्या कंडीशन है? जो तुमने घर हो वो हाउस प्रॉपर्टी वाला घर हो, मतलब या तो वो बिल्डिंग हो या लैंड अटैच विद बिल्डिंग हो, खाली वेकेंट लैंड ना हो, खाली वेकेंट लैंड ना हो। उसके बाद फिर क्या तुम्हें खरीदना है? तुम्हें एक घर खरीदना है, वो भी इंडिया में, और अगर तुम्हारे कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक के हैं तो तुम 2 घर भी खरीद सकते हो, तुम्हें एग्जम्पशन 2 घर की मिल जाएगी, बट वो दोनों घर इंडिया में, इंडिया से बाहर वाले घर कभी एग्जम्प्ट नहीं होंगे। तो मतलब अगर तुम्हारे कैपिटल गेन 2 करोड़ तक के हैं तो तुम 2 घर की लिमिट ले सकते हो। अगर 2 करोड़ से ऊपर के हैं तो एक ही घर एग्जम्प्ट करवा सकते हो, एक से ऊपर नहीं, और वो भी इंडिया में, इंडिया से बाहर वाला नहीं। फिर कब तक परचेज करना है? या तो ट्रांसफर से 1 साल पहले या ट्रांसफर के 2 साल तक, और अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 3 साल तक। एग्जम्पशन तुम्हारी कितनी मिलेगी? अगर तुम्हारी नई एसेट जो तुम ले रहे हो, उस जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, अगर तुम्हारी कैपिटल गेन के बराबर है या उससे ज्यादा है तो सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, और अगर उससे कम है तो जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो एग्जम्प्ट है। बट एक बात ध्यान देना, 10 करोड़ रुपए से ऊपर की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर तुम्हारे कैपिटल गेन 12 करोड़ के हैं, तुमने कोई नया घर ले लिया 11 करोड़ का, तो एग्जम्पशन सिर्फ 10 करोड़ की है। 10 करोड़ से ऊपर के एग्जम्पशन एग्जम्प्ट मिल ही नहीं सकती, यह सेक्शन 54 की लिमिट है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है आपको? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का जी, लोग कर सकते हैं इसको जी। क्या कह रहे हो सर? 54 एंड टाइम लिमिट इन केस ऑफ परचेज ऑफ न्यू, वही तो मैं बता रहा हूं। परचेज यहां पे आपने ट्रांसफर किया, या तो आपने इससे 1 साल पहले कोई एसेट परचेज की हो,
या इसके 2 साल के अंदर या इसके 3 साल के अंदर, और सेम टाइम लिमिट ऑलमोस्ट 54F के अंदर है। मतलब ये 2 साल के अंदर परचेज करनी है, 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, या अगर आपने ट्रांसफर से 1 साल पहले भी अगर कोई घर परचेज किया है तो भी हम ये मान लेंगे आपने उसी कैपिटल गेन से की है जी। वो ये बात कहना चाह रहे जी। ठीक है जी। अब यहां पे आपको दिखाता हूं। अब ये देख लो जी, ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मॉड्यूल में क्वेश्चन अगर आप यहां पे चेक करोगे, देखो कैपिटल गेन 7 करोड़, नए एसेट की कॉस्ट 12 करोड़ है। ठीक है, तो एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, एग्जम्पशन जो मिलेगी वो 7 करोड़ की मिलेगी, क्योंकि जब तुम्हारे कैपिटल गेन ही 7 के हैं तो 7 से ऊपर तो मिल ही नहीं सकती ना। 10 करोड़ मत बोल देना। जब तुम्हारे गेन ही 7 के हैं तो एग्जम्पशन भी 7 की मिलेगी। अब यहाँ पे 12 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 14 की है, बट हाईएस्ट लिमिट 10 करोड़ की है, 10 करोड़ से ऊपर मिल ही नहीं सकती जी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन 11 करोड़ है। लॉन्ग टर्म गेन क्या 11 करोड़ है। अब तुम्हारा घर 9 करोड़ का है, तो इन्वेस्टमेंट अगर 9 की है, एग्जम्पशन 9 की मिलेगी। अब यहां 15 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 13 की है, तो लिमिट कितनी है? 10। 10 से ऊपर मिलेगी नहीं आपको। अब बताओ ये पॉइंट वो कहना चाह रहे हैं। क्या बात मेरी समझ में आ सकता है जी? क्या इस पॉइंट को लॉक कर सकते हैं? तो ये पॉइंट अब जाके हमारा यहां पे खत्म होता है। तो अब मैं आपको वो डायग्राम दिखा रहा हूं कि देखो 54 के वो चारों सेक्शन मैंने अलग क्यों लिखे हैं और 54 मैंने अलग क्यों लिखा है। एक बार पहले 54 का वो देखते हैं, 54 के वो चारों क्या कहते हैं। देखो जी, अब देख लो तुम कैपिटल गेन कैसे निकालोगे। सेल प्राइस, सेल ऑफ स्पेसिफाइड एसेट, स्पेसिफाइड एसेट मतलब जो इन सेक्शन के अंदर मेंशन है, माइनस में ईओटी, नेट सेल प्राइस आ गया। कोवा या आई कोवा वो डिपेंड करता है ट्रांसफर कब की है आपने, कोई या आई कोई, उस पे आपका आ गया एलिजिबल कैपिटल गेन में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वो डिपेंड करता है कि उन सेक्शन में क्या लिखा है। लॉन्ग टर्म लिखा है तो लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, शॉर्ट टर्म लिखा है तो शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे, कुछ नहीं लिखा तो दोनों लेके चलेंगे। अब ये कैपिटल गेन क्या बोला? कैपिटल गेन शैल बी एग्जम्प्ट इफ इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। भाई ये कैपिटल गेन हम तुम्हारे एग्जम्प्ट कर देंगे कब? अगर आपने इसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन स्पेसिफाइड एसेट में लगा दिया। कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? अगर तुम्हारा इन्वेस्टेड अमाउंट कैपिटल गेन के बराबर है, उससे ज्यादा है, तो सारे एग्जम्प्ट है। और अगर तुम्हारा इन्वेस्टेड अमाउंट कैपिटल गेन से कम है, तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे फिर उतना एग्जम्प्ट है। और कितनी एग्जम्पशन मिलेगी जी? अब अगर तुम्हारे कैपिटल गेन 2 करोड़ तक के हैं तो 2 रेजिडेंशियल घर इंडिया में एग्जम्प्ट करवा सकते हो। अगर तुम्हारे गेन 2 करोड़ से ऊपर के हैं तो फिर गवर्नमेंट ने बोला एक घर एग्जम्प्ट होगा, बट 10 करोड़ से ऊपर एग्जम्प्ट नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो, मतलब मैक्सिमम 10 करोड़ तक की एग्जम्पशन मिलेगी 54 के ऊपर, इसके ऊपर नहीं मिल सकती। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? उसके बाद 54, 54B, 54D में कोई लिमिट नहीं है। एक सेक्शन 54EC है जिसके अंदर बॉन्ड्स परचेस करने की बात बोली है। NHAI के बॉन्ड्स परचेस करोगे, RECL के बॉन्ड परचेस करोगे तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन जो है वो 54EC के अंदर मिल सकती है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये आपके ना चारों सेक्शन जो हैं, तो चारों ये बात कहते हैं कि अगर जो तुम्हारा पुरानी एसेट पे कैपिटल गेन आया, अगर उस कैपिटल गेन को आप इन एसेट में लगा दोगे तो पुराना कैपिटल गेन हम एग्जम्प्ट कर देंगे। पुराना कैपिटल गेन जो है हम एग्जम्प्ट कर देंगे। सर 2 घर वाला लाइफ में एक बार ही कर सकते हैं ऐसा कुछ भी? तो हाँ, तो दो मैक्सिमम 2 ही तो घर परचेस कर सकते हैं लाइफ में एक बार। ऐसा लॉ में नहीं लिखा हुआ, वो किस मतलब नॉर्मल बोलने में हो गया, बट मैक्सिमम एग्जम्पशन जो है वो 2 घर के 2 से ऊपर तो मिल ही नहीं सकती, 2 से ऊपर तो मिल ही नहीं सकती। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे आ जाओ। अब ये सेक्शन 54F को मैंने अलग क्यों किया? तो 54F देखना, 54F में क्या दिक्कत है पहले चेक करो। 54F क्या कह रहा है? 54F कहता है आप कुछ भी बेचो घर को छोड़ के। 54F कहता है आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच दो घर को छोड़ के, घर नहीं बेचना, बट खरीदना जो है वो अपने घर ही खरीदना है। अच्छा, ऐसा यहां पे अदर देन घर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर घर बेच के घर ही खरीदोगे तो मेरे बच्चे 54 में आ जाओगे ना, फिर 54 में आ जाओगे ना। अगर घर बेच के घर ही खरीदोगे तो 54 में आ जाओगे। तो 54F कह रहा है कुछ भी बेचो घर को छोड़ के, खरीदो तुम घर,
कुछ भी बेचो, घर को छोड़ के खरीदो तुम घर, तो तुम्हें 54F मिल जाएगा। बट अब यहां पर एक कैच है। कैच क्या है, यहां पे ध्यान से बात सुनना, यहां पे दिक्कत क्या है। तो यहां पे आपका सेल प्राइस, ईओटी, नेट सेल प्राइस आ गया। फिर यहां पे वही कोवा आई कोई, ये आ गया तुम्हारा कैपिटल गेन। अब बहुत ध्यान से सुनना 54F में क्या लिखा है। वो कह रहा है हम ये तुम्हारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। कब? उन चारों में लिखा था इस गेन को अगर इन्वेस्ट करोगे तो ये गेन एग्जम्प्ट हो जाएंगे। 54F कहता है कि अगर ये गेन तुम्हें एग्जम्प्ट करवाने हैं तो तुम्हें नेट सेल प्राइस जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो जी, नई बात समझ में आ रही। मान लो 100 रुपए का सेल प्राइस है, 10 रुपए का ईओटी है, 90 रुपए का नेट सेल प्राइस है, फिर कोवा तुम्हारी 20 रुपए की, कोई तुम्हारा 10 रुपए का, कैपिटल गेन तुम्हारे बचे 60। तो ये चारों कहते हैं अगर 60 लगा दोगे तो हम 60 एग्जम्प्ट कर देंगे। ये चारों कहते हैं अगर 60 लगा दोगे तो हम तुम्हारे 60 एग्जम्प्ट कर देंगे। 54F कहता है अगर तुम ये 90 लगा दोगे, ये 90 लगा दोगे, तब हम तुम्हारे 60 एग्जम्प्ट करेंगे। 54F में ये लिखा हुआ है कि नेट सेल प्राइस लगाने पर तुम्हारे 60 जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। वैसे क्या बोलते हैं, 60 लगाने पर 60 एग्जम्प्ट है। 54F कहता है 90 लगाने पर 60 एग्जम्प्ट है, मतलब नेट सेल प्राइस लगाने पर 60 एग्जम्प्ट है। अब अगर तुम इससे कम लगाओगे तो प्रपोर्शनेट, देखो यहां पे जी, यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अगर आप नेट सेल प्राइस लगा दोगे। अब देखो अगर आपका अमाउंट इन्वेस्ट जो किया अगर वो नेट सेल प्राइस के बराबर है, उससे ज्यादा है, तो सारे गेन एग्जम्प्ट है। अगर उससे कम है तो फिर प्रपोर्शनेट एग्जम्प्ट है। प्रपोर्शनेट कैसे? जितना कैपिटल गेन है डिवाइड बाय नेट सेल प्राइस मल्टीप्लाई जो आपने इन्वेस्ट किया, तो जो आएगा वो एग्जम्प्ट है। बट इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर की नहीं हो सकती, मतलब एग्जम्पशन जो मिलेगी वो 10 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की मिलेगी, 10 करोड़ से ऊपर की नहीं मिलेगी जी। तो देखो मैक्सिमम 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की एग्जम्पशन मिल सकती है, इसके ऊपर की इन्वेस्टमेंट की एग्जम्पशन नहीं मिल सकती जी। गेन इंडेक्स वाले लेने हैं कि क्या विदाउट इंडेक्स वाले? वो तो डिपेंड करेगा ना मेरे नालायक बच्चे कि ट्रांसफर आपने कब की है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा आपने ट्रांसफर कब की है जी, ठीक है ना, वो ट्रांसफर कब किया उस पर डिपेंड करेगा। ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले है तो विद इंडेक्सेशन वाले लोगे, 23 जुलाई है उसके बाद है तो विदाउट इंडेक्सेशन वाले लोगे जी। ये लो जो बच्चे क्वेश्चन कह रहे हैं, ये लो 54F का क्वेश्चन देख लो जी, ये लो जी, एक बार चेक कर लो यहाँ पे 54F का, यहाँ पे ये रहा जी, ये लो, ये रहा 54F का, देख लो सारे बच्चे। यहाँ पे एक बार चेक करना, नेट सेल प्राइस तुम्हारा 15 करोड़ है, कैपिटल गेन कंप्यूटेड कितना है यहाँ पे तुम्हारा, कैपिटल गेन कंप्यूटेड कितना है 7.5 करोड़। अब सारे बच्चे आंसर दो, 7.5 है, मतलब क्या है, मतलब ये है 7.5 करोड़ रुपए एग्जम्प्ट होंगे 15 करोड़ लगाने पर। अब इन्वेस्ट कितना किया 12, तो 12 लगाने पर कितने होंगे वो नहीं, 10 करोड़ से ऊपर तो एग्जम्पशन मिल ही नहीं सकती, तो 7.5 एग्जम्प्ट होंगे 15 लगाने पर, तो 10 लगाने पर कितने होंगे 5 करोड़ रुपए एग्जम्प्ट हैं जी, बात खत्म। ऐसे ही 20 नेट सेल प्राइस है, 12 गेन है, तो 12 एग्जम्प्ट होंगे 20 लगाने पर। अब तुमने इन्वेस्ट कितने किए 15, बट 15 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 10 से ऊपर की तो लिमिट ही नहीं है, तो 10 लगाने पर कितने होंगे 6 एग्जम्प्ट होंगे जी। उसके बाद 16 करोड़ 12 एग्जम्प्ट होंगे 16 लगाने पर, तो 8 लगाने पर कितने होंगे, अगेन 6 आएगा जी। ऐसे ही 6 करोड़ एग्जम्प्ट होंगे 10 लगाने पर, तो 6 एग्जम्प्ट होंगे 10 लगाने पर, तो 10 लगाने पर कितने होंगे 6 ही आएगा। 6 एग्जम्प्ट होंगे 12 लगाने पर, तो 12 छोड़ दो, 10 लगाने पर कितने होंगे आपके 5 करोड़ रुपए यहां पे आपका निकल के आ जाएगा। बताओ इसमें क्या दिक्कत है जी। तो ये 54 और 54F में फर्क है। 54F में सेल प्राइस लगाओगे तो सारा गेन एग्जम्प्ट होगा, अब अगर कम लगाओगे तो प्रपोर्शनेट जो होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। सर हाउस परचेज रूरल अर्बन में कर सकते हैं? राहुल हाउस रूरल अर्बन नहीं होता मेरे बाबू, लैंड होती है। हाउस रूरल अर्बन नहीं होता, हाउस कहीं पर भी परचेज करो, लैंड रूरल अर्बन होती है, ठीक है ना। हाउस को कभी रूरल हाउस, आपने सुना रूरल हाउस, अर्बन हाउस, रूरल लैंड होती है, अर्बन एरिया में लैंड होती है, ठीक है ना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है?
पक्का पक्का। तो ये पॉइंट आपका मोटा मोटी यहां पे निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हम यहां पे लेके चलते हैं 54 की सीरीज को। तो 54 की सीरीज जो है वो हमारी कैपिटल गेन की एग्जम्पशन की सीरीज निकल के आती है, बस ये पर ध्यान दीजिए। चलो अब एक बार फटाफट से अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो एक पॉइंट हमारा और बैलेंस था, इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट क्या लेंगे। तो इनटेंजिबल में तो सिंपल सी बात है, या तो इनटेंजिबल आपकी होगी सेल्फ जनरेटेड या वो होगी एक्वायर। अब अगर इनटेंजिबल एक्वायर है तो परचेज प्राइस बनेगी, और अगर इनटेंजिबल सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट बनेगी नील। कॉस्ट भी नील बनेगी, कोई भी नील बनेगी। बस इनटेंजिबल वाले केस में एक बात ध्यान देना कि जो 141 से पहले का जो ऑप्शन मिलता है नॉर्मल केस में कि परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी विच एवरेज हायर, तो वो वाला ऑप्शन इनटेंजिबल वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है इनटेंजिबल वाले केस में ना हम क्या है, इनटेंजिबल वाले केस में हम एफएमवी निकाल ही नहीं सकते। अगर तुम्हें एफएमवी 141 की दी है तो इग्नोर करना इंटेंजिबल वाले केस में। इंटेंजिबल में ऑलवेज अगर 141 से पहले तो परचेज प्राइस जो है वो तुम्हारी कॉस्ट बनेगी, एफएमवी को हमें इग्नोर करके चलना है। ठीक है, अब यहां पे आओ शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले में। अब शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले में 3 तरह के शेयर्स होते हैं, ओरिजिनल, बोनस, राइट शेयर। ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट बनती है परचेज प्राइस, बोनस शेयर की कॉस्ट बनती है नील, और राइट शेयर की कॉस्ट क्या बनती है वो डिपेंड करता है या तो राइट का ऑफर आपने एक्सेप्ट किया होगा या राइट का ऑफर आपने रिनाउंस किया होगा। अब अगर कंपनी ने मुझे राइट का ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जितना पैसा मैं कंपनी को पे करूंगा वो मेरी कॉस्ट बन जाएगी। और तुम सब जानते हो, इतना तुमने थोड़ा बहुत लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि राइट का जो शेयर है वो नॉर्मली हम कम प्राइस पर इशू करते हैं। राइट का शेयर जो है वो नॉर्मली हम कम प्राइस पर इशू करते हैं, मतलब 1200 वाला शेयर 500 का, 1100 वाला शेयर 700 का, इस तरह से कम प्राइस पर इशू करते हैं। तो जितना भी एक्चुअल प्राइस कंपनी ने चार्ज किया वो मेरी कॉस्ट बनेगी। कब? अगर वो शेयर का ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया। अब अगर वो शेयर का ऑफर मैंने रिनाउंस कर दिया, मतलब कंपनी ने मुझे दिया, मैंने आगे दे दिया, तो मेरे हाथ में तो कॉस्ट बनेगी नील। मेरे हाथ में कॉस्ट क्या बनेगी? नील बनेगी। बट जिसको मैंने रिनाउंस किया उसके हाथ में क्या बनेगी? जितना उसने मुझे पे किया प्लस जितना उसने कंपनी को पे किया वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो देखो यहां पे प्राइस पेड टू द पर्सन हु रिनाउंस द राइट्स या प्राइस पेड टू द एक्वायरर हु परचेज द शेयर, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपकी यहां पे कॉस्ट निकल के आएगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? और अगर शेयर 141 से पहले तो यस, इस वाले केस में ऑप्शन मिलेगा परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी विच एवर इज हायर। तो ये ऑप्शन सब केस में है, सिर्फ इंटेंजिबल वाले केस में नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। मतलब इनटेंजिबल वाले केस में ऑप्शन नहीं देना, बाकी सब केस में अगर 141 से पहले है तो एफएमवी हमें कंसीडर करके चलनी है, उसके बेस पे कॉस्ट निकालनी है। क्या इस बात को लोग कर सकते हैं जी? पक्का पक्का जी, डन। डन जी, क्या इसको लोग करें? चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ जी। अब एक पॉइंट और सुन लो। अब यहां पे आप सब जानते हो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पे पहले इंडेक्सेशन नहीं मिलता था। वैसे तो किसी भी एसेट पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता, बट मैं 23 जुलाई 24 से पहले एक बात कर रहा हूं कि बॉन्ड्स और डिवेंचर पे पहले इंडेक्सेशन नहीं था, बट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं इस पे इंडेक्सेशन था। ठीक है, बट अब ऑब्वियस सी बात है, अब अगर मैं कह रहा हूं इस पे इंडेक्सेशन था तो वो 23 जुलाई से पहले था। अब 23 जुलाई या 24 के बाद ट्रांसफर किए हैं तो बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर हो गया, किसी भी तरह के बॉन्ड्स हो गया, किसी भी तरह के डिवेंचर हो गया, अब किसी पर भी इंडेक्सेशन नहीं है। तो ये पॉइंट पहले हमारे काम का था कि 23 जुलाई 24 से पहले बॉन्ड्स और डिवेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं था, बट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पे था, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे था। अब किसी की ट्रांसफर पर भी इंडेक्सेशन नहीं है, चाहे वो बॉन्ड्स और डिवेंचर ही क्यों ना हो। ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ। उसके बाद देखो जी, एसटीटी जो भी आप पे करते हो, एसटीटी की कभी डिडक्शन नहीं मिलती। याद है, एसटीटी पे करते हैं शेयर्स वाले केस में, तो जो भी हम एसटीटी पे करते हैं चाहे परचेज या सेल पर, उसकी तुम कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। मतलब वो खर्चा तुम्हें अलाउड नहीं होगा, वो डेड है। जो तुमने एसटीटी पे किया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो डेड है, उसका इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के चैप्टर में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसकी डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। क्या बात सुन में आ रही है जी? अब यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे एक तो ये बायबैक वाला पॉइंट विद एग्जांपल आपको मेरे को समझाना है, और फिर हमारा लास्ट में ये आपका आ गया डीम डिविडेंड वाला। देन हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कैपिटल गेन अदर सोर्स के हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और आई थिंक हमने बहुत
सही टाइम लगाया इसकी रिवीजन पे, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। अगर आप इसी को भी 2-3 बार सुन लोगे तो इससे पूरा चैप्टर आपका अच्छे ढंग से रिकॉल हो जाएगा। स्पीड आप बाद में स्लो भी कर सकते हो, आप मेरे को 0.5 भी कर सकते हो ताकि मैं बहुत धीरे बोलूं, तो वो आपके ऊपर है। जहां स्पीड स्लो करनी स्लो करो, फास्ट करनी फास्ट करो, मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे आ जाओ जी। अब एक पॉइंट है डीम डिविडेंड वाला, जिसमें बायबैक की टैक्सेशन भी अब यहां पे इंटरलिंक हो चुकी है जी। पहले ना एक मतलब समझो कि डीम डिविडेंड का मतलब क्या होता है जी। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट, हाँ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, प्लीज 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 वापिस आओ जी। अब पहले ना ये मतलब समझो डीम डिविडेंड का मतलब क्या होता है। देखो नाम से ही क्लियर है, डीम्ड डिविडेंड मतलब मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा कि ये तुम्हारे हाथ में डिविडेंड है और ये तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा डिविडेंड की तरह। ठीक है जी। अब तुम सब जानते हो कि अगर इसको डिविडेंड मान लिया गया, तुम सब जानते हो अगर इसको डिविडेंड मान लिया गया तो डिविडेंड एक नॉर्मल इनकम है शेयर होल्डर के हाथ में, उस पर स्लैब रेट लगेगा। सरचार्ज निकालने के लिए डिविडेंड की इनकम एक स्पेशल इनकम है, उस पर हाईएस्ट 15% सरचार्ज लगेगा। अदरवाइज डिविडेंड की इनकम जो है वो नॉर्मल इनकम है। अब दिमाग में 2 क्वेश्चन, सर ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसको गवर्नमेंट डीम डिविडेंड मान रही है, और दूसरा गवर्नमेंट मान क्यों रही है। भाई एक तो नॉर्मल डिविडेंड होता है, एक डीम डिविडेंड होता है, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों मान रही है कि गवर्नमेंट कह रही मानना ही पड़ेगा डिविडेंड है और तुम्हारे हाथ में डिविडेंड की तरह टैक्सेबल करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट करना क्यों चाह रही है, कर क्यों रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अब होता क्या था सर, होता ये था कि लोग ना टैक्स प्लानिंग करते थे। लोग क्या करते थे, लोग टैक्स प्लानिंग करते थे। प्लानिंग का मतलब क्या है, लोग डिविडेंड के नाम से नहीं बांटते थे, अलग तरीके से बांटते थे, और जब अलग नाम से बांटते थे तो डिविडेंड की तरह वो टैक्सेबल होता नहीं था, तो गवर्नमेंट टैक्स लेती नहीं थी, उनका टैक्स बच जाता था। जब गवर्नमेंट को धीरे धीरे पता लगा कि यार ये समझ नहीं आ रहा कि लोग कर क्या रहे हैं। भाई लोग क्या करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपनी कंपनी की एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक कंपनी की बैलेंस शीट है, उस कंपनी की बैलेंस शीट में 20 लाख रुपए के रिजर्व है। अब 20 लाख के रिजर्व है, अगर तेरे को बांटना है तो रिजर्व बांटना, तो एसेट क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो गवर्नमेंट को लगा चल एक बार बांटते होंगे, 2 बार, एसेट ही बांटी जा रहा है, एसेट बांट रहा है, एसेट बांट रहा है, एसेट बांट रहा है। गवर्नमेंट का यार ये समझ नहीं आ रहा यार, भाई एसेट बांट रहा है, एसेट बांट रहा है, एसेट बांट रहा है, ये तो पॉइंट बड़ी दिक्कत वाली बात है। कंपनी के रिजर्व है, रिजर्व बांटे ना, एसेट क्यों बांट रहा है। जब गवर्नमेंट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया तो गवर्नमेंट को लगा तुम्हारी ऐसे की तैसे अब समझ में आ रहा है कि ये एसेट कहने के लिए बांट रहा है, ये देखने की एसेट है, एक्चुअल में एसेट नहीं है, ये डिविडेंड है। तो गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात भाई, अगर कोई कंपनी जिसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को एसेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे, हम डीम डिविडेंड मानेंगे। कहां तक, जितने उसके रिजर्व है। 10 लाख के रिजर्व है, 10 लाख की एसेट बांट रहे हैं, 10 लाख तक का डिविडेंड है, 10 लाख के बाद की एसेट जो बांट रहे हैं उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी अमेंडमेंट की डीम डिविडेंड के अंदर। दूसरा पॉइंट, एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में डिवेंचर बांट रही है, फ्री में डिपॉजिट्स दे रही है, डिवेंचर बांटे जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू किए जा रहे हैं, जो आज तक प्रेफरेंस को बोनस मिलता नहीं, बोनस पर राइट इक्विटी का होता है, प्रेफरेंस को बोनस दिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को लगा भाई कोई तो दिक्कत है, ये तो हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई साहब कि अपने शेयर होल्डर को फ्री में डिवेंचर, फ्री में डिपॉजिट्स हो गया, फिर फ्री में आप यहां पे भाई साहब प्रेफरेंस को बोनस दे रहे हो, तो भाई ये तो हमें नहीं लग रहा, ये तो डिविडेंड लग रहा है। तो 222 में क्लोज नंबर बी ऐड किया कि अगर कोई कंपनी फ्री में डिवेंचर देगी, फ्री में डिपॉजिट सर्टिफिकेट देगी, प्रेफरेंस को बोनस देगी, ये सब कुछ मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा, उस सामने वाले के हाथ में डिविडेंड है, ये डिविडेंड की तरह ही टैक्सेबल होगा। कहां तक, जितने उस कंपनी के एक्यूमुलेट प्रॉफिट है वहां तक जी, उसके बाद नहीं, वहां तक जी।
तीसरा फिर क्या हुआ, एक पॉइंट मेरे को बताओ, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है? थर्ड पॉइंट है लिक्विडेशन। एक बात मेरे को बताना यार, एक कंपनी नॉर्मली लिक्विडेशन में कब जाती है? जब उस कंपनी के लॉस होते हैं। अब एक कंपनी के 40 लाख के रिजर्व पड़े हैं, 40 लाख के रिजर्व पड़े हैं, वो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और एसेट बांट रही है। मतलब कमाल की बात, देखो उस कंपनी के 40 लाख के रिजर्व पड़े हैं, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, एसेट बांट रही है भाई साहब। गवर्नमेंट ने कहा मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, 40 लाख के रिजर्व पड़े हैं, एसेट बांट रही है। गलत। ये हमें लग रहा है ये एसेट नहीं बांट रही, ये एसेट के नाम पे डिविडेंड बांट रही है। तो ये यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है कि अगर लिक्विडेशन पे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जितने तुम्हारे एक्यूमुलेट प्रॉफिट हैं वहां तक का, माने या ना मानो, वो डीम डिविडेंड माना जाएगा और वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है जी। तो आप समझ रहे हो ये सेक्शन क्यों आया? ये सेक्शन इसलिए आया कि लोग ये हरकतें करते थे, उनके रिजर्व पड़े होते थे, रिजर्व नहीं बांटते थे, एसेट बांटते थे, रिजर्व नहीं बांटते थे, फ्री में डिवेंचर देते थे, रिजर्व नहीं बांटते थे, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते थे, रिजर्व नहीं बांटते थे, लिक्विडेशन पे एसेट बांटते थे। अब एक बात बताओ, आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा, एक कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करती है और अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस जो करती है, जो रिड्यूस करके दिखाती है, तो जब वो कैपिटल रिड्यूस करती है तो पैसा फिर शेयर होल्डर को वापस बांटती है। अब कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी के रिजर्व हैं 40 लाख के, कंपनी कैपिटल रिड्यूस कब करती है? ये बात अपने कंपनी लोग के अंदर समझी होगी टीचरों से कि वो तब करती है जब कंपनी के लॉसेस आ रहे हो, जब कंपनी जो है वो डाउनफॉल में चल रही हो, ताकि वो क्या करती है, अपनी कैपिटल रिड्यूस करके पैसा देती है शेयर होल्डर को। कंपनी के रिजर्व है 40 लाख के, कंपनी के रिजर्व है 40 लाख के, और कंपनी क्या कर रही है, 40 लाख की कंपनी के रिजर्व है, कंपनी क्या कर रही है, अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रही है और कैपिटल रिड्यूस करके पैसा दे रही है शेयर होल्डर को। तो गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात, अगर आप अपनी कैपिटल रिड्यूस करके पैसा शेयर होल्डर को दे रहे हो, जितने तुम्हारे कंपनी के रिजर्व है उतना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में, बस ये पर ध्यान दो। तो अगला पॉइंट यहां पे देखो आ गया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आया, लोगों ने क्लेश ही कर दिया भाई साहब, क्लेश कर दिया। लोगों ने प्राइवेट कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी के 2 शेयर होल्डर और दोनों ही उस कंपनी के मालिक हैं, अगर देखा जाए तो उन्होंने कंपनी बनाई थी, उनको कंपनी से पैसा निकालना है, उनको कंपनी से पैसा निकालना है, तो पैसा कैसे निकालें? उन्होंने कहा डिविडेंड ले लेते हैं, डिविडेंड के नाम से देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा डिविडेंड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस कंपनी से लोन ले लिया, घर की कंपनी है, लिख दिया कि लोन वापस कर दूंगा इतने साल के अंदर, इतना इंटरेस्ट पे कर दूंगा। तो अगला पॉइंट 222 ई कहता है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी, अपने स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन और एडवांस दे रही है, स्पेसिफाइड कौन, जिनका उस कंपनी में 10% और मोर की वोटिंग पावर है, तो जो भी ये लोन एडवांस दिया शेयर होल्डर को, तो उनके हाथ में लोन एडवांस नहीं, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और ये उसके हाथ में डिविडेंड की तरह टैक्सेबल होगा, चाहे आपने बाद में लोन उतार दिया हो, ये मैटर ही नहीं करता जी। तो पहले अभी तक ये 5 पॉइंट थे, बस अभी तक ये 5 पॉइंट थे जी। मैं दोबारा बोलूंगा, अभी तक ये 5 पॉइंट थे। पहला, अगर एक कंपनी एसेट रिलीज कर रही है, एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो डिविडेंड है। दूसरा मैंने बोला, अगर वो अपने शेयर होल्डर को फ्री में डिवेंचर, फ्री में अपना डिपॉजिट बांट रही है या प्रेफरेंस को बोनस दे रही है, डिविडेंड है। तीसरा, फिर यहां पे गवर्नमेंट ने बोला अगर वो लिक्विडेशन में जा रही है, लिक्विडेशन में एसेट बांट रही है, डिविडेंड है। फिर अपनी कैपिटल रिड्यूस कर रही है, रिड्यूस करके पैसे बांट रही है शेयर होल्डर को, डिविडेंड है। या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे रही है, उस लोन को डिविडेंड मान लेंगे, ये डिविडेंड है। इन सबको डिविडेंड की तरह ही टैक्सेबल किया जाएगा। और ये डिविडेंड हमेशा नहीं, जहां तक इनके एक्यूमुलेट प्रॉफिट हैं वहां तक का डिविडेंड माना जाएगा, उसके बाद का डिविडेंड नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम उस रिजर्व से है जो रिजर्व हमें शो कर रहा है, तो वहां तक का डिविडेंड है, बस ये पर ध्यान दो।
अब एक आ गया सबसे गंदा पॉइंट, सबसे खतरनाक पॉइंट, वो एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना, अगर ये लोन तुम्हारा देना ऑर्डिनरी बिजनेस है तब डिविडेंड नहीं मानेंगे, ये उसकी एक्सेप्शन है। अगर लोन तुम्हारा देना ऑर्डिनरी बिजनेस है तो उसको यहां पे नहीं माना जाएगा। अब एक गंदा पॉइंट आ गया एफ पॉइंट, ये आ गया बायबैक वाला। ये थोड़ा सा ना अमेंडमेंट क्लास के अंदर हमने किया था और ये थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगता है, पता नहीं गवर्नमेंट क्यों ये पॉइंट लेकर आई है, क्या रीजन था। 222 एफ गवर्नमेंट कहती है हम बायबैक ऑफ शेयर्स को भी आज के बाद से शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना करेंगे, जो मेरे को लगता कोई तुक है। मतलब एक्चुअल में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि हमने पिछले कई टाइम से देखा है कि कंपनी बहुत बायबैक कर रही है, और अगर हम उनकी डिविडेंड पे आउट रेशो देखते हैं वो डिविडेंड नहीं बांटती। कई कंपनी ऐसी हैं जो बायबैक कर रही हैं, फिर जितनी टाइम लिमिट होती है उसके बाद फिर बायबैक कर लेती हैं, बट वो डिविडेंड नहीं बांट रही। तो हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बायबैक के नाम से शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाह रही हैं, मेरी समझ से परे है। बट भला है बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो गवर्नमेंट ने कब सुनो, और ये अमेंडमेंट आई है 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद, मतलब उससे पहले तुम सब जानते हो बायबैक की टैक्सेबिलिटी कंपनी के हाथ में होती थी, शेयर होल्डर के हाथ में बायबैक एग्जम्प्ट होता था। मतलब बायबैक पर कंपनी टैक्स काटती थी, याद है 23.296% से, और शेयर होल्डर के हाथ में बायबैक एग्जम्प्ट था किस सेक्शन में, सेक्शन 1034 कैपिटल ए में। तो बायबैक एग्जम्प्ट था, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल था। अब 1 अक्टूबर 24 या उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला अब जो है वो बायबैक टैक्सेबल है, अब जो है बायबैक टैक्सेबल है, और कैसे, अदर सोर्स में टैक्सेबल है और डीम्ड डिविडेंड के नाम से टैक्सेबल है। अब देखो कितना गंदा काम किया, देखना कितना गंदा काम किया। पुराने लॉ में क्या था, पुराने लॉ का मतलब 1 अक्टूबर 24 से पहले, क्योंकि वो भी बन सकता है ना, अमेंडमेंट आई है 1 अक्टूबर 24 को, पूरे कैपिटल गेन में डेट 23 जुलाई 24 है, बट बायबैक में ध्यान देना बायबैक में 1 अक्टूबर 24 है। अब क्वेश्चन पुराना भी बन सकता है। अब होता क्या था, बायबैक में पहले टैक्सेबल कैसे होता था, जैसे मैंने खरीदने के लिए दिए थे 200 रुपए, कंपनी ने बायबैक प्राइस कर दिया 400 कि हम तुम्हारा शेयर 400 रुपए का बायबैक करेंगे, तो 400 मुझे कंपनी देगी, 200 मैंने पहले कंपनी को दिए थे, तो नेट मुझे प्रॉफिट कितना हो गया 200 रुपए। तो 200 रुपए पर कंपनी टैक्स काटती थी, ये पढ़ा था हमने ये पढ़ा था, ये पहले हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि 400 माइनस 200, 200 फायदा हो गया, ये कंपनी के हाथ में टैक्सेबल था बायबैक में और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट था। अब देखो कितना क्लेश कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, कंपनी ने कहा मैं तुम्हारे शेयर बायबैक करूंगी, कितने के, 400 रुपए का पर शेयर। तो गवर्नमेंट ने कहा ये 400 रुपए ही शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड है। मतलब जितना अब तुम्हारा बायबैक प्राइस है ना, वही तुम्हारे हाथ में डीम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में। सर जो मैंने 200 रुपए दिए थे शेयर के लिए, अब गवर्नमेंट कहती वो तुम्हारा कैपिटल लॉस हो गया। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वो डिपेंड करता है कितना टाइम हो गया, वो तुम्हारा कैपिटल लॉस हो गया। और जब तुम कभी आगे जाके बेचोगे, उससे जो कैपिटल गेन आएगा, उस कैपिटल गेन से इस लॉस को खत्म करना। अब बताओ मैं कब बेचूंगा, कहां बेचूंगा नहीं बेचूंगा, एक तरह से डेफरमेंट तो हो गया ना। बट गवर्नमेंट ने कहा हमें नहीं पता जी, हम तो यही कहना चाह रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे जी, अगर आप यहां पे एक बार चेक करेंगे, ये देखो जी, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, अगर आपको याद आ रहा हो एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपने 100 शेयर परचेज किए थे 2020 में 40 रुपए के हिसाब से, तो 100 मल्टीप्लाई 40 4000 रुपए। 20 शेयर बायबैक किए 2024 में 60 रुपए के हिसाब से, तो 20 मल्टीप्लाई 60 क्या हो गया, गवर्नमेंट का डीम डिविडेंड बन गया 1200 रुपए। मतलब जो तुमने पैसा दिया वो भूल जाओ, जो बायबैक प्राइस है तो बायबैक प्राइस 60 प्लस में 20 1200 रुपए डिविडेंड। सर जो हमने पैसे दिए थे 40 रुपए दिए थे 20 शेयर के, तो गवर्नमेंट ने कहा 800 रुपए का तुम कैपिटल लॉस मान लो। उसके बाद फिर मान लो मैंने आगे जाके 50 शेयर बेच दिए 70 रुपए के हिसाब से, तो 3500। अब 50 शेयर की कॉस्ट कितनी है, 50 मल्टीप्लाई 40, ये हो गया 2000, तो 1500 रुपए कैपिटल गेन हो गया। अब इस कैपिटल गेन को इस लॉस सेट ऑफ कर लो, नेट तुम्हारी इनकम जो आएगी वो 700 रुपए आएगी जी। ये अमेंडमेंट क्लास में हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझा था बायबैक वाला, और मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में इसमें से ये वाला बायबैक वाला क्वेश्चन बनने की, बस ये पर ध्यान दो।
डन, लॉक कर दें। तो पता नहीं कैसा बेकार सा प्रोविजन बट गवर्नमेंट ने बनाया, बट जो भी है हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा बायबैक कर लो, यहाँ पे निकल के आ रहा है, देखो क्रक्स क्या है, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि जो तुम्हारा बायबैक प्राइस है वो तुम्हारा डीम डिविडेंड है, और जो आपने परचेज कॉस्ट दी थी वो तुम्हारा कैपिटल लॉस है। इस लॉस को तुम आगे जाके कैपिटल गेन से खत्म कर लोगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी मोटी मोटी बातें अब जाके हमारी यहां पे खत्म हो जाती हैं, ठीक है जी। ये तुम्हारी अब क्या, बायबैक तो इंपॉर्टेंट है भाई, बायबैक में तो इस पर कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। अब ये सारी की सारी मोटी मोटी बातें यहां पे हमारी खत्म हो जाती हैं जी। अब ये कैपिटल गेन का पूरा इसमें आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, तो आप इसमें क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन है कैपिटल गेन और अदर सोर्स के अंदर, ये क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको यहां पे दिए हुए हैं जी। ठीक है जी। आपने प्रैक्टिकल बुक में एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज भी तो आते हैं जी, एमसीक्यूज भी आते हैं। एमसीक्यूज का मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन तो बन सकते हैं ना, एक या दो नंबर के, एक या दो नंबर के क्वेश्चन तो बन सकते हैं जी। कैपिटल गेन और अदर सोर्स तो इंपॉर्टेंट है भाई, कैपिटल गेन और अदर सोर्स तो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। मुझे लगता है इसमें से कम 10 से 15 नंबर का इस बार तो क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो जी। बायबैक का इसमें क्वेश्चन नहीं है, बायबैक का बस एक ही क्वेश्चन है और वो वही बनेगा जी। बायबैक का आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैंने आपको करवा दिया जी। तो बायबैक का तो एक ही क्वेश्चन है बस, ठीक है। 800 का लॉस, कैपिटल लॉस, टाइम नहीं अनलिमिटेड टाइम नहीं, 8 साल की लिमिट होती है। कैपिटल लॉस की टाइम लिमिट जो होती है वो 8 साल की होती है जी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो 8 साल की लिमिट होती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो जी। ठीक है जी। अब हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो हाउस प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, और सेम डे हाउस प्रॉपर्टी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और बाकी कल आपको डाउट सेशन के टाइमिंग में आपको बता दूंगा जी। कल आपको मैं डाउट लिक्विडेशन पॉइंट मेरे बच्चे ये है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जितने उसके रिजर्व हैं वहां तक का डिविडेंड है, उसके बाद जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो कैपिटल गेन में जाएगा जी। सेक्शन 46 है लिक्विडेशन पे कैपिटल गेन का। तो सिंपल सी बात है, जहां तक रिजर्व है वहां तक का डिविडेंड है, उसके बाद कैपिटल गेन है जी। 45 टू वे नहीं करना जी, ठीक है। चलो, तो इसको अब लॉक कर रहे हैं जी, इसको अब हम लॉक कर रहे हैं, इसको अब हम लॉक कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको बता दूंगा टाइमिंग एक बार मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। पार्शियल इंटीग्रेशन का जो आएगा वो पीजीपी के अंदर आएगा जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।